हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, केपलर का ग्रहों के गति का नियम, उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली रीट मेंस लेवल 1 और 2 के एग्जाम्स के लिए, आरपीसी सेकंड ग्रेड के लिए, सीईटी के लिए और उन सभी एग्जाम्स में जिसमें जनरल साइंस में ये टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, केपलर का ग्रहों की गति का नियम, उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये 4 टॉपिक कवर करेंगे हम। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की, ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल। इससे समझने के लिए पहले हमें अभिकेंद्र बल को समझना पड़ेगा कि अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं। अगर किसी धागे से बंधा पत्थर जब किसी निश्चित चाल से वर्ताकार पथ में गति करता है तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है और दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। अगर किसी धागे से पत्थर को बांध के उसको वर्ताकार पथ में गति करवाए, मान लो ये केंद्र है और यहाँ से हमने अंगुली में पकड़ के ये धागा बांधा है और यहाँ पर एक पत्थर बांधा है। अब अगर इसको एक वर्ताकार पथ में गति करवाए तो वर्ताकार पथ में गति करता हुआ ये जो पत्थर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है, इसमें हर सेकंड यानी इसकी हर एक स्थिति पर इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। एक समान अगर वेग से भी गति करेगा तो भी वेग में परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर सेकंड इसकी दिशा परिवर्तन हो रही है और दिशा में परिवर्तन भी वेग परिवर्तन माना जाता है। यानी केवल वेग के परिमाण में परिवर्तन ही वेग परिवर्तन नहीं है, वेग की दिशा में बदलाव भी वेग परिवर्तन कहलाता है। और वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण ए जो होता है वो वेग में परिवर्तन की दर होती है, v माइनस यू बटा टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, यानी वेग परिवर्तन की दर, ये v माइनस यू वेग परिवर्तन और बटा टी दर, तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण है। तो इसमें हर सेकंड वेग परिवर्तन हो रहा है। जैसे अभी इस पॉइंट पर अगर ये है तो यहाँ पर वेग की दिशा ये है, इस पॉइंट पर ये आएगा तो ये स्पर्श रेखा इसकी दिशा होगी, ये है। इस पॉइंट पर ये जब आएगा तो इसकी दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो ये है। तो हर सेकंड हर पॉइंट पर हर जगह इसकी दिशा बदलती रहती है और दिशा का बदलना वेग परिवर्तन है, यानी इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अब ये जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, त्वरण के लिए जो इसको आवश्यक बल है, त्वरण के लिए जो आवश्यक बल है, क्योंकि त्वरण के लिए बल होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण है। तो त्वरण उत्पन्न करने के लिए द्रव्यमान, ये पत्थर का जो द्रव्यमान होगा, तो ये बल कहाँ से मिलेगा? तो ये बल इसको इस केंद्र से मिलेगा। तो ये केंद्र से जो बल मिल रहा है इसकी दिशा क्या है? केंद्र की तरफ। तो वह बल किसी वर्ताकार पथ पर गतिमान किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर वह बल जो केंद्र की ओर लगता है उसे हम अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल, सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल कहलाता है। ये अभिकेंद्र बल है। और अगर सेंटर से बाहर की तरफ जो बल लगता है, केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगता है, तो उसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जो वॉशिंग मशीन का और बिलोने की मशीन का जो सिद्धांत है वो अपकेंद्रण का सिद्धांत, अपकेंद्रीय सिद्धांत, यानी केंद्र से बाहर की तरफ। तो ये तो अपकेंद्रीय और ये केंद्र की तरफ लग रहा है, तो केंद्र की तरफ जो बल लगेगा केंद्र की तरफ उसे हम कहेंगे अभिकेंद्र बल, जैसा इस पत्थर पर लग रहा है। तो अभिकेंद्र बल यानी जिस बल के कारण ये त्वरण होता है वो वस्तु को वर्ताकार पथ में गतिशील बनाए रखता है और वह बल केंद्र की ओर लगता है, तो इस बल को हम अधिकेंद्र बल कहेंगे, यानी केंद्र की तरफ लगने वाला बल। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। ये सरल रेखा वर्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। अगर ये अभिकेंद्र बल इस पत्थर पर कार्य नहीं करे, ये वाला, तो ये गोल ना घूम के वर्ताकार पथ पर ना घूम के अगर ये बल यहाँ से हट जाएगा तो ये जिस बिंदु पर अगर हम इसको छोड़ेंगे ना तो वहीं पर ये सीधी रेखा में गमन करेगा और वो सीधी रेखा इस वर्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी, इस वर्त पर स्पर्श रेखा होगी, टेंजेंट होगा। तो ये अभिकेंद्र बल यानी सेंटर की तरफ जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी पिंड या कोई वस्तु जब वर्ताकार पथ में गति करती है तो उस गति के लिए आवश्यक जो त्वरण है वो त्वरण उसको जिस बल से मिलता है वो बल है अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये बल हमेशा उसको केंद्र से मिलता है। तो ये अभिकेंद्रीय बल ही एक तरह से गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक तरह का अभिकेंद्रीय बल है। अब हम समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को कि पृथ्वी के चारों ओर और चंद्रमा की गति अभिकेंद्रीय बल के कारण है। अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति में सरल रेखा के पथ पर चलेगा। यानी चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ जो गति करता है, वर्तीय गति ये जो होती है, तो इस वर्तीय गति के लिए जो आवश्यक बल है वो अभिकेंद्रीय बल यानी पृथ्वी का आकर्षण बल है। पृथ्वी जिस आकर्षण बल से चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है उसी आकर्षण बल की वजह से ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में गति करता है। अगर ये पृथ्वी का आकर्षण बल नहीं हो तो चंद्रमा सीधी रेखा में गति करेगा, वर्ताकार पथ में गति नहीं करेगा। यदि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है तो क्या सेब भी पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देखते? अब जब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की, तो जैसे कि हम पता है कि न्यूटन ने सेब के गिरता हुआ देखा और वहाँ से उसने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो दिया। तो जब
कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है तो बदले में वो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जब दो पिंडों के बीच में काम करता है तो दोनों पिंड एक दूसरे को समान बल से आकर्षण करते हैं। तो जो सेब में तो हम गति देखते हैं, लेकिन पृथ्वी में सेब की तरफ गति क्यों नहीं देखते? तो उसका उत्तर हमको मिलेगा न्यूटन के दूसरे नियम से। देखो, ये कथन हो सकता है, ये प्रश्न बन सकता है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। भाई न्यूटन के जो 3 नियम, पहला नियम जड़त्व का नियम और दूसरा जो जिससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल बराबर F बराबर m a, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो सेब का पृथ्वी की तरफ गिरना आकर्षण, ये मान लो अगर क्रिया है तो इसके बदले में प्रतिक्रिया, यानी सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन हम पृथ्वी को गति करते हुए क्यों नहीं देखते? तो इसका उत्तर हमको मिलेगा गति के दूसरे नियम के अनुसार। दूसरा नियम ये, गति का दूसरा नियम F बराबर m है। इससे इसका आंसर मिलेगा क्या है कि यदि किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसी बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से अगर हम त्वरण का सूत्र निकाले तो त्वरण का सूत्र क्या बनेगा? त्वरण का सूत्र बनेगा F बटा m। तो किसी दिए गए बल के लिए त्वरण क्या होता है? वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। जैसे सेब पृथ्वी की तरफ गति करता है लेकिन पृथ्वी सेब की तरफ गति नहीं करती, उसी तरह से चंद्रमा पृथ्वी की तरफ गति करता है लेकिन पृथ्वी चंद्रमा की तरफ गति क्यों नहीं करती। तो उसका यही है कि जैसे F बराबर m a, ये जो द्वितीय नियम है, इस नियम के हिसाब से अगर हम त्वरण देखें या त्वरण का सूत्र बनाए तो त्वरण का सूत्र होता है F बटा m बराबर a। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो त्वरण समानुपाती है किसके? बल के, और त्वरण जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? द्रव्यमान के। तो त्वरण, जिसमें जितना अधिक त्वरण उत्पन्न होगा उसकी हम गति हमें दिख जाएगी। तो सेब में त्वरण इसलिए अधिक उत्पन्न हुआ क्योंकि सेब का द्रव्यमान कम है पृथ्वी के मुकाबले। तो जितना द्रव्यमान कम रहेगा उतना त्वरण अधिक रहेगा, इसलिए सेब में त्वरण हुआ और सेब हमें गिरता हुआ नीचे की तरफ दिख रहा है। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, जब द्रव्यमान बहुत अधिक है तो उसमें त्वरण जो है वो नगण्य होगा, बहुत कम त्वरण उत्पन्न होता है, इसलिए हमें दिखती नहीं है कि पृथ्वी सेब की तरफ गति कर रही है। यही कंसेप्ट चंद्रमा और पृथ्वी के सापेक्ष हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के मुकाबले बहुत अधिक है, इसलिए हमें द्रव्यमान अधिक होने से त्वरण कम हो जाएगा, यानी पृथ्वी का त्वरण कम है और हमें वो दिखाई नहीं पड़ती कि वो चंद्रमा की तरफ गति करती है। बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य और ग्रहों के बीच में भी एक बल विद्यमान है जिस तरह से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में है। इन तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने सबसे पहले निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती है, बल्कि विश्व के सभी पिंड, चाहे वो कैसा भी है, छोटा बड़ा, चाहे वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है, यानी वो अंतरिक्ष का कोई है या पृथ्वी का कोई भी है, यानी विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वस्तुओं के बीच का ये आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे, जैसे कोपरनिक्स थे, केपलर थे, गैलीलियो थे, उन्होंने भी बातें बताई थी। लेकिन ये जो घटनाएं थी इनका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन सही तरीके से न्यूटन ने दिया था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके प्रूव किया था और उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। न्यूटन ने यह बताया कि विश्व के प्रत्येक पिंडों के बीच में, सभी वस्तुओं के बीच में, यानी सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है और वस्तुओं के बीच में ये जो आकर्षण बल है यही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? एक आकर्षण बल है। अब इस आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। अब सार्वत्रिक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये सभी जगह एप्लीकेबल होता है, इसलिए। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को समझते हैं। देखो क्या है कि विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के 3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि एक ये आकर्षण बल है, ये बल है ना, एक आकर्षण बल है पहला। दूसरा कि जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों पिंडों के, मान लो 2 पिंड है, एक पिंड है A और एक पिंड है B, एक ऑब्जेक्ट A है और एक B है। अगर इसका द्रव्यमान मान लो कि m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो समानुपाती होगा, F समानुपाती होगा किसके? दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी m1 गुणा m2, इसके समानुपाती होगा। दूसरा, ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लो इन दोनों के बीच की दूरी है d, इन दोनों के केंद्र बिंदु, जो दोनों के केंद्र है वहाँ से दोनों केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी इन दोनों के बीच की दूरी d है, तो ये इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी f जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है d के वर्ग के, यानी 1/d²। d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसकी दिशा कौन सी होती है? इसकी दिशा इन दोनों बलों
इन दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा, ये जो इन दोनों को ऑब्जेक्ट को इन पिंडों को मिलाने वाली ये रेखा है, यही बल की दिशा है, ये बल की दिशा होगी। तो ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। इसको हम अगर इस तरह से समझे कि मान लो ये एक कोई ऑब्जेक्ट है ए और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ये पिंड ए है और ये पिंड बी है। अगर इसका द्रव्यमान है, मान लो कि इसका द्रव्यमान है कैपिटल एम और इसका द्रव्यमान है स्मॉल एम, ठीक है, और ये इसका केंद्र बिंदु है और ये इसका केंद्र बिंदु है, तो इन दोनों के केंद्र बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा, ये सरल रेखा, ये बल की दिशा होगी, ये बल की दिशा होगी। और ये बल जो लगेगा, यानी जो पिंड बी है वो पिंड ए को अपनी तरफ खींचेगा इस तरह से, और पिंड ए बी को अपनी तरफ खींचेगा इस तरह से। तो अब यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण बल है एफ, वो न्यूटन के सार्वत्रिक नियम के अनुसार एफ समानुपाती कैपिटल एम गुणा स्मॉल एम। ये पहला स्टेटमेंट जो उसने कहा था कि ये बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब दूसरा उसने बताया कि मान लो इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो डी है, यानी यहाँ से इसके केंद्र से लेके इस पिंड बी के केंद्र के बीच की दूरी डी है, तो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी एफ व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा दूरी के वर्ग के 1/d²। ठीक है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को अगर हम एक साथ लिखे, इसको और इसको, इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखे, एफ समानुपाती एम गुणा एम और एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/d², अगर हम दोनों को एक साथ लिखे तो हम इस तरह से लिखेंगे कि एफ जो है वो हो जाएगा समानुपाती एम, और एम के समानुपाती है तो कैपिटल एम गुणा स्मॉल एम, और 1/d² को इसके साथ गुणा में लिखेंगे तो 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा हम लिख देंगे d², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो एफ समानुपाती कैपिटल एम गुणा स्मॉल एम, बड़ा एम गुणा छोटा एम बटा d², या m1 m2 जो भी हम लिख सकते हैं वो है ये है। अब अगर हम यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, समानुपाती का साइन हटा के अगर बराबर का साइन लेके आते हैं, इक्वल का साइन लेके आते हैं, तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है, एक नियतांक आता है, जिसको लिखते हैं हम कैपिटल जी से बड़ा जी फॉर गर्ल। इसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक या सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। यानी जब एफ के आगे जो समानुपाती है इसको हटा के अगर हम ये बराबर का चिन्ह लाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा जिसको हम कहेंगे जी। अब ये सूत्र बन जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा d²। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का फॉर्मूला है, ये सूत्र है F बराबर जी एम एम बटा d², और यहाँ पर जो g है, कैपिटल G है, इसको हम कहेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो इसकी बात करते हैं आगे। ये आपको समझ में आ गया कि गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड के, समस्त ब्रह्मांड के पिंडों के बीच में पाया जाने वाला वह आकर्षण बल है जिससे एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बल इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है m गुणा m, और ये इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/d²। ठीक है, यह है। और इसकी दिशा क्या होती है? इन दोनों के केंद्र बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश ये बल की दिशा है। ये गुरुत्वाकर्षण का हो गया। अब हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की बात करते हैं। देखो, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G जो है, इसका सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G, जैसे अभी हमने F को हमने इस तरह से लिखा न्यूटन के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार F समानुपाती कैपिटल M गुणा स्मॉल m, और F व्युत्क्रमानुपाती होता है d² के। अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हमारा सूत्र क्या बनेगा? इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हमारा सूत्र बन जाएगा F समानुपाती कैपिटल M गुणा स्मॉल m बटा d²। ये सूत्र बन गया। अब अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे यहाँ से और बराबर का साइन लाएंगे तो ये सूत्र क्या बन जाएगा? तो ये सूत्र बन जाएगा F बराबर, अब जब भी समानुपाती का ये चिन्ह हटा के अगर बराबर का चिन्ह लेकर आते हैं तो एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर जो नियतांक आता है उसको हम लिखते हैं बड़ा G से, कैपिटल G से, और ये कैपिटल G है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी इसको कहते हैं। तो G गुणा बड़ा M, यानी बड़े वाले पिंड का द्रव्यमान, गुणा छोटा m, छोटे वाले पिंड का द्रव्यमान, बटा d², दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। ये सूत्र बन गया। इस सूत्र से अगर हमें G का सूत्र निकालना हो, G का सूत्र बनाए तो क्या सूत्र बनेगा? देखो, हम इनको क्रॉस गुणा कर लेते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, और इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये F गुणा d² हो जाएगा, यानी F गुणा d², और F गुणा d² किसके बराबर हो जाएगा? 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा G गुणा बड़ा M गुणा छोटा m, तो G गुणा M गुणा M। अब हमें G का मान चाहिए, तो G का मान, यानी G की वैल्यू को हम इधर रख लेते हैं और ये वाली वैल्यू को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो ये इसके साथ में गुणा में तो इधर आके भाग में हो जाएगी, तो F d² बटा M गुणा M, ये सूत्र बन गया G का।
जी का सूत्र क्या बन गया, एफ डी स्क्वायर बटा एम गुणा एम। ठीक है, ये इस तरह से बना। तो देखो ये समीकरण जो था, अगर यहाँ से मुझे जी का मान निकालना है तो जी को मैं ले लेता हूँ और बाकी जो है वो मैं इधर इसके साथ गुणा में, तो इधर आके भाग में आ जाएगी ये। तो क्या हो जाएगा, एफ गुणा यानी बल, गुरुत्वाकर्षण बल गुणा डी स्क्वायर, दोनों पिंडों के बीच की दूरी का वर्ग बटा दोनों का द्रव्यमान एम गुणा एम। ये है जी का सूत्र, एफ डी स्क्वायर बटा एम गुणा एम। अब अगर इस सूत्र में हम इन सब की वैल्यू रखें, एफ की वैल्यू रखें, डी की वैल्यू रखें, एम की और एम की वैल्यू रखें, तो हमें जी की वैल्यू आ जाएगी। और ये जी की वैल्यू और इसका मात्रक की हम बात करते हैं कि कैसे हम इसका मात्रक निकालें और वैल्यू निकालें। अगर इस समीकरण में हम एफ डी और एम इनके मात्रक अगर रखते हैं, बल, एफ बल है, डी दूरी है और एम द्रव्यमान है, तो अगर इनके मात्रक रखते हैं तो हमें जी का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर प्राप्त होता है। देखो आपको बताता हूँ मैं किस तरह से मात्रक हमको इसका प्राप्त होगा। हमारे पास जी का सूत्र है, जी बराबर एफ गुणा डी स्क्वायर बटा कैपिटल एम गुणा स्मॉल एम, बड़ा गुणा छोटा। अब देखो एफ का मात्रक यहाँ पर क्या है, तो एफ बल है, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो इसका मात्रक आ गया एफ का मात्रक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन गुणा डी क्या है, दूरी का स्क्वायर, तो दूरी क्या होता है मात्रक मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा, नीचे बटा में क्या, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और ये क्या इधर ये भी द्रव्यमान है, तो किलोग्राम गुणा किलोग्राम यानी किलोग्राम स्क्वायर, तो किलोग्राम स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। अगर इसको एक साथ लिखेंगे सीधा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स 2, ऐसे। -2 का मतलब है कि नीचे बटे में है, ये राशि डिवाइड में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं। देखो हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने, जो 1731 से 1810 तक के काल का वैज्ञानिक है, इसने एक सुग्राही तुलना का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया था। अब जी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इन सब की वैल्यू रखनी है। यदि इस समीकरण में हम एफ डी और एम इन तीनों का मान रख देंगे, चारों का मान रख देंगे, तो हमें जी का मान आ जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और जी का मान ज्ञात किया। और जी का जो वर्तमान मान माना जाता है वो है 6.673 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो जी का वर्तमान मान्य मान ये है 6.673 गुणा 10 की घात -11, ये आगे इसकी इकाई है ही न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इधर लिख गया, तो ये इसकी इकाई है। यानी इसका वर्तमान मान क्या है, 6.673 गुणा 10 की घात -11 गुणा 10 की घात -11 इकाई इसकी होती है न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो 6.673 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी इकाई है। ये नियम सार्वत्रिक नियम कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वत्रिक नियम कहलाता है। सार्वत्रिक नियम का, सार्वत्रिक यूनिवर्सल का मतलब ये है कि ये सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे ये वस्तुएं बड़ी हो या छोटी हो, चाहे खगोलीय हो या पार्थिव हो, ये इसका मतलब होता है। एक चीज जो व्युत्क्रम वर्ग है ना, इसका मतलब क्या है, तो इस व्युत्क्रम वर्ग को हम समझते हैं। देखो एफ जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, वो समानुपाती होता है द्रव्यमान के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है डी के। व्युत्क्रमानुपाती होता है डी के वर्ग के। तो व्युत्क्रम वर्ग का मतलब क्या है, इस व्युत्क्रम वर्ग का मतलब ये है, अगर मान लो यहाँ पर डी का मान 1 है और बाकी सभी को हम नियत मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं, तो हमारे पास सूत्र ये है, एफ बराबर जी बड़ा एम गुणा छोटा एम बटा डी स्क्वायर, ये है। मान लेते हैं जी का तो मान वैसे भी नियत है 6.673 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल एम अगर पृथ्वी है, यहाँ पर चंद्रमा है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान, या कोई भी है जो उनका द्रव्यमान आ जाएगा। अगर ये नियत है, इनको नियत मान लेते हैं। और डी का मान अभी 1 है, सपोज कि 1 है, डी 1 मीटर है, दोनों के बीच की, दोनों पिंड जो है, ये पिंड एक ये है, ये 1 है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर डी का स्क्वायर, इन सबको नियत मान लेते हैं। तो एफ सीधा सीधा किस पर डिपेंड कर गया, एफ बराबर 1/1 का स्क्वायर, 1 मीटर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो 1/1 बराबर 1, यानी बल का मान क्या आया, 1 आया। अब अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, मान लो 6 गुणा कर देते हैं, ठीक है, 6 गुणा कर देते हैं, जैसा इसमें दिखाया हुआ है कि 6 गुणा कर देते हैं। तो 6 गुणा करते हैं, पहले 1 मीटर था, अब इसको 6 मीटर कर देते हैं। ये दूरी को बढ़ा के हमने 6 मीटर कर दिया, सपोज अब 6 मीटर होगी दूरी। तो अब यहाँ पर क्या जाएगा, 1/डी का स्क्वायर, डी का मान 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 1/36। तो पहले वाले केस में एफ का मान 1 आ रहा था, अब कितना आ रहा है 1/36। तो पहले से कितना टाइम कम हो गया, 36 गुणा कम हो गया, 36वां भाग ही रह गया ना, ये है इसका मतलब। अगर मान लो दूरी को हम डबल कर देते, बढ़ा देते, तो पहले 1 थी दूरी, तो एफ बराबर
F बराबर 1/d²। पहले 1 मीटर थी तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1/1 बराबर 1। अब अगर हम इसको दुगुना ही कर देते दूरी को, तब कितना हो जाएगा, देखो 1 बटा दुगुना करते 1 मीटर की जगह 2 मीटर होगी, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4। तो पहले का कितना रह गया, पहले का 4 गुना कम हो गया, 1/4 ही रह गया पहले से, 1/4। ये होता है व्युत्क्रम वर्ग का मतलब। तो ये प्रश्न न्यूमेरिकल बना के पूछा जा सकता है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है, अगर उसको 4 गुना घटा दिया जाए तो बल कितना गुना घट जाएगा, या 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो बल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो कितना गुना घटा के या बढ़ा के, ऐसा करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न आप याद रखना, इस तरह से उसको निकालना है। अगर दुगुना कर दिया जाएगा तो सीधा ये कितना हो जाएगा, जितना है उसका स्क्वायर कर लो, उसका वर्ग कर लो, तो उतना गुना बल जो है वो घट जाएगा अगर दूरी को बढ़ा रहे तो, और अगर दूरी को घटा रहे तो उतना गुना बल बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो अगर दुगुना कर दिया तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो ये 4 गुना कम हो जाएगा। अगर 3 गुना कर दी दूरी पहले से, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो बल 9 गुना कम हो जाएगा। अगर पहले से दूरी 4 गुना कर दी तो 4 का वर्ग 16, तो ये 16 गुना कम हो जाएगा। अगर दूरी 5 गुना कर दी तो 5 का वर्ग 25 गुना कम हो जाएगा। 6 गुना कर दी तो 36। ऐसे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी। इससे पहले घटनाएं होती थी, लेकिन वैज्ञानिक इनको समझा नहीं पाए कि ये घटनाएं क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो न्यूटन ने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ये घटनाएं ये है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है। इसको हम इस गुरुत्वाकर्षण नियम से समझा सकते हैं कि हम पृथ्वी पर ही क्यों रहते हैं, बंधे हुए क्यों रहते हैं। तो उसका ये कारण है कि पृथ्वी पर हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी हमको अपनी ओर खींचे रखती है, इसलिए हम बंधे रहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का कारण भी यही है, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। और सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, जितने भी हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में जो ग्रह है, ठीक है, तो उन ग्रहों की जो गति है सूर्य के चारों ओर, वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, जो समुद्रों में ज्वार भाटा आता है पानी में, तो वो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आता है। तो जब ये चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के ज़्यादा पास में होते हैं उस समय ज़्यादा ये ज्वार आता है, और जब ये दूर चले जाते हैं तो भाटा आता है। तो इन सब का कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही है, ये इसका महत्व है गुरुत्वाकर्षण बल का। अगला टॉपिक हमारा मुक्त पतन या फ्री फॉल। फ्री फॉल या मुक्त पतन किसको कहते हैं, अगर ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिर रही है पृथ्वी पर, ऊपर से अगर कोई वस्तु नीचे पृथ्वी पर गिर रही है और उस पर कोई दूसरा बल नहीं लग रहा है, मान लो कि हवा का घर्षण बल शून्य है या और जो कुछ भी है, वायुदाब वगैरह कुछ भी नहीं है, और केवल अगर इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उस वस्तु का क्या हो रहा है, मुक्त पतन हो रहा है। वो वस्तु फ्रीली फॉल कर रही है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल में है, मुक्त पतन में है। जब एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंके तो एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और तब नीचे गिरने लगता है, क्योंकि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल से। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः वस्तुओं का पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है। जब वस्तुएं केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव में ऊपर से नीचे की तरफ गति करे, पृथ्वी पर गिरे, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, मुक्त पतन कहेंगे। और इसको कि जब भी गुरुत्वीय त्वरण की वजह से पृथ्वी पर वस्तुएं गिरती है, तो चाहे वस्तु भारी हो या हल्की हो, उस पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इस मुक्त पतन के लिए इटली की जो गैलीलियो था, इटली का वैज्ञानिक था गैलीलियो, तो गैलीलियो ने इसकी पुष्टि करने के लिए जो पीसा की झुकी हुई मीनार थी, वहाँ से विभिन्न वस्तुओं को नीचे गिराया था, अलग अलग द्रव्यमान की अलग अलग आकार की वस्तुओं को नीचे गिरा के इसको सिद्ध किया था। तो मुक्त पतन का मतलब यही है कि जब वस्तुएं ऊपर से नीचे की तरफ पृथ्वी पर गिरे और केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव में हो और किसी दूसरे बल का कोई प्रभाव नहीं हो, तो वस्तुएं मुक्त पतन में है। अब है गुरुत्वीय त्वरण। देखो गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी तो उसमें वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और वो जो त्वरण है वही गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी छोटा जी। देखो एक बड़ा जी आया था जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, और इसका मान कितना था 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और जी गुरुत्वीय त्वरण है, जब पृथ्वी पर वस्तुएं ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो वो जिस त्वरण से गिरती है वो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्या गिरती हुई वस्तुओं की दिशा और वेग में कोई परिवर्तन होता है? अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी दिशा और वेग में कोई परिवर्तन होता है? तो देखो दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, लेकिन वेग में परिवर्तन होता है। और वेग में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है? गिरते समय वस्तु गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता जाता है। वेग में परिमाण परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम ऊपर से अगर वस्तु को किसी को छोड़ते हैं, मान लो 10 मीटर ऊपर से छोड़ रहे हैं, तो जब हम छोड़ेंगे उस समय वो स्थिर है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आती जाएगी वैसे वैसे उसकी बढ़ती जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी, यानी उसका वेग बढ़ता जाएगा। तो वेग के परिमाण में हर सेकंड उसमें बदलाव हो रहा है, और ये वेग में जो परिमाण में जितना बदलाव होता है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन। तो कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। वेग में कोई भी परिवर्तन होता है तो वेग में परिवर्तन यानी त्वरण उत्पन्न होगा।
जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है, और ये त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण है, यानी पृथ्वी का जो आकर्षण बल उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इसके कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ। त्वरण उत्पन्न होने के लिए जो बल इसके लिए जिम्मेदार है वो कौन सा है? गुरुत्व बल। तो इस त्वरण को हम कह देंगे कि गुरुत्व बल है, गुरुत्व त्वरण है। इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण या गुरुत्व त्वरण कहते हैं, यानी पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण या गुरुत्व त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से लिखते हैं, छोटे जी से, और जी का मात्रक वही है जो त्वरण का मात्रक अर्थात मीटर प्रति सेकंड। त्वरण ए होता है v माइनस यू बटा टी, ठीक है। प्रारंभिक अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बटा टी, यानी वेग परिवर्तन बटा समय, यानी वेग परिवर्तन की दर, और इसका जो मात्रक होता है यानी वेग बटा समय, वेग का मात्रक बटा समय। अब वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड बटा सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस गुरुत्व त्वरण का मात्रक है। ये भी त्वरण ही है, बस इसका नाम इसलिए गुरुत्व त्वरण है कि इस गुरुत्व त्वरण तब उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु गुरुत्व बल यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण अगर वो गति में है तो उसमें जो वेग परिवर्तन होगा और जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको हम गुरुत्व त्वरण कहेंगे। अब देखो गुरुत्व त्वरण जो g है इसके मान को हम कैसे निकालते हैं या इसका सूत्र कैसे बनता है। हमें पता है त्वरण का मात्रक क्या होता है या त्वरण क्या होता है। अब जब हम नॉर्मल त्वरण की बात करते हैं तो हम बल का सूत्र हम लगाते हैं F बराबर m गुणा a या m a, ये त्वरण होता है। तो अगर यहाँ हम जब गुरुत्व बल है, ये बल अगर गुरुत्व बल है तो यहाँ पर a की जगह g आ जाएगा, यानी अगर F ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, g है गुरुत्व है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द्रव्यमान m गुणा गुरुत्व त्वरण g, ठीक है। अब ये हमने पता है यानी F बराबर mg, और ये F जो है गुरुत्वाकर्षण Fg वो ये है, अभी न्यूटन के सूत्र से हमने निकाला। भाई न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हमने क्या निकाला कि Fg या F गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या होता है? g गुणा बड़ा m, यानी एक ऑब्जेक्ट बड़े वाले ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान गुणा छोटा m यानी छोटे वाले का द्रव्यमान बटा d स्क्वायर या r स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो r स्क्वायर इसलिए लिखा है अगर मान लो ये एक्सपेरिमेंट हम पृथ्वी की सतह के ऊपर ही कर रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम d स्क्वायर करेंगे। अब अगर कोई वस्तु पृथ्वी से ज़्यादा ऊपर है तब तो हम d ले लेंगे, लेकिन अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पे ही है तो पृथ्वी की त्रिज्या के मुकाबले अगर कोई पृथ्वी की सतह से 5 मीटर 10 मीटर 500 मीटर की ऊंचाई पर है तो वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही दूरी है, उसको नगण्य मान सकते हैं हम। तो उसको हम d को फिर हम r लिख देते हैं, यानी पृथ्वी की त्रिज्या लिख देते हैं यहाँ पर सीधा सीधा। तो ये आ गया सूत्र, आ गया F बराबर g अपॉन r स्क्वायर, अगर पृथ्वी की सतह पर वो हो रही है घटना। तो अब देखो ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ये बल की जगह हम ये सूत्र लिखेंगे g अपॉन r स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा इसके mg के, क्योंकि F बराबर mg होता है। भाई F बराबर m है, a की जगह हमने लिखा g, तो F बराबर mg आ गया। अब ये F कौन सा है? अब ये F ये वाला F है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, इसकी जगह हम ये फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला रख देंगे। ये फॉर्मूला रखा तो mg ये किसके बराबर हो गया? इसके बराबर, यानी mg बराबर g अपॉन r स्क्वायर। तो इसमें से देखो ये छोटा m से छोटा m कैंसिल हो गया, तो g का मान आ गया ना हमारे पास। g क्या बचा? g का फॉर्मूला क्या आया? gm अपॉन r स्क्वायर, यानी गुरुत्व त्वरण क्या हो गया? यूनिवर्सल ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक गुणा कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पर बल एक ऑब्जेक्ट तो पृथ्वी है, दूसरा छोटा ऑब्जेक्ट है पत्थर है जो भी है वो है, तो बड़ा M यानी बड़े वाले पिंड यानी पृथ्वी का द्रव्यमान गुणा बटा r स्क्वायर, r यानी पृथ्वी की त्रिज्या। तो अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो गुरुत्व त्वरण उत्पन्न होता है, ये गुरुत्व त्वरण किस किस पर निर्भर करता है? यूनिवर्सल गुरुत्वीय नियतांक पर जो नियत है जिसका मान 6.673 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बड़ा M यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, ये भी नियत है, पृथ्वी का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। R पृथ्वी की त्रिज्या, ये भी नियत रहती है, इसलिए g का मान भी नियत आता है, और g का मान आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बताओ ये g का मान कहीं वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? छोटा m पर निर्भर करता है? नहीं, ये तो यहाँ कैंसिल हो गया। तो चाहे वस्तु का द्रव्यमान कितना भी हो, चाहे वो 1 किलो की वस्तु है, 5 किलो की वस्तु है, 50 किलो की वस्तु है, 5 टन की वस्तु है, जब वो गुरुत्व त्वरण उस पर पैदा होगा तो गुरुत्व त्वरण यही होगा, यानी वो एक समान दर से ऊपर से नीचे की तरफ गति करेगी। अगर वो वस्तु निर्वात में गति कर रही है या मुक्त पतन में गिर रही है, यानी उन पर कोई दूसरा बल काम नहीं कर रहा, केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, तो वस्तु जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी तो उनमें जो त्वरण उत्पन्न होगा गुरुत्व त्वरण पृथ्वी का, उसका मान कितना होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए सभी समान दर से जब मुक्त पतन में गिरेगी तो ऊपर से वस्तु चाहे वो 5 किलो का पत्थर है और एक कागज है, दोनों समान दर से नीचे की तरफ आएंगे। लेकिन जब हम ऐसे गिराते हैं तो क्योंकि हम निर्वात बना नहीं पाते या मुक्त पतन रह नहीं पाता, तो घर्षण जब अधिक लगता है उस पर कागज की सतह ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा सतह होगी उस पर घर्षण बल उतना अधिक होगा, तो कागज पर वायु का घर्षण अधिक होता है, इसलिए कागज तो लहराता हुआ धीरे धीरे बाद में गिरता है और पत्थर पहले ही गिर जाता है। अब देखो ये सूत्र आया कैसे, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम कि किस तरह से ये सूत्र बना, यानी जी का सूत्र कैसे आया। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो कि F बराबर होता है mg,
भाई जो बल है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। अब यहाँ हम गुरुत्वीय त्वरण जी ले लेते हैं। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल F जो है ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल F होता है G गुणा कैपिटल M, पृथ्वी है यहाँ पर, पृथ्वी का द्रव्यमान गुणा वस्तु का द्रव्यमान 1 किलो का पत्थर है मान लो, बटा R स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से 10 मीटर ऊपर है या 50 मीटर ऊपर है तो R ही ले लेते हैं, D की जगह पृथ्वी की त्रिज्या, ये हो गया। अब ये बल और ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो इसकी जगह मैं ये लिखता हूँ, यानी F बराबर mg है ना, तो F बराबर mg किसके बराबर हो गया, इस F के, और ये F ये है गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, g गुणा बड़ा M पृथ्वी का द्रव्यमान गुणा वस्तु का द्रव्यमान उस पत्थर का द्रव्यमान बटा R स्क्वायर पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग। देखो इस छोटे m से छोटा m कैंसिल हो गया, तो g का मान क्या आया, जी एम बटा आर स्क्वायर, ये सूत्र बन गया ना, g इज इक्वल टू जी एम बटा आर स्क्वायर पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग। अब पृथ्वी क्या है कि पूर्ण गोला नहीं है, तो पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत की अपेक्षा अधिक होता है। यानी जी का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, और विषुवत पर यानी विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं हम कि कैसे कम और ज़्यादा होता है। पृथ्वी की आकृति इस तरह से दीर्घवृत्ताकार है, तो इसमें ये जो विषुवत रेखा है, ये वाली त्रिज्या, ये मान लो इसका सेंटर है, तो विषुवत रेखा वाली त्रिज्या का मान ये मान लो आर, ये अधिक है, और ये जो पोलर त्रिज्या है, ध्रुवीय त्रिज्या है, ये वाली ऊपर वाली, मान लो ये नॉर्थ पोल है इधर और ये इधर साउथ पोल है, तो यहाँ पर आर जो है कैपिटल आर, ये विषुवत रेखा वाली त्रिज्या, इसका मान ज़्यादा है, आर इज बिगर देन स्मॉल आर, है ना, ये ज़्यादा है। जब त्रिज्या का मान ज़्यादा है तब त्रिज्या जी का मान कम हो जाएगा। भाई जी किस पर निर्भर कर रहा है, जी निर्भर कर रहा है जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नियतांक जी पर, बड़े वाले जी पर, तो ये तो नियत है, पृथ्वी का द्रव्यमान ये भी नियत है बटा आर स्क्वायर। अब आर का मान बदल सकता है भाई, अगर आर का मान ये ले विषुवत रेखा वाली, तो आर का मान ज़्यादा है, आर का मान ज़्यादा आएगा तो जी का मान कम आएगा, तो विषुवत रेखा पर, विषुवत वृत्त पर जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम आता है, और ध्रुवों पर त्रिज्या जो है ये वाली, ये छोटी आर से मैंने जो लिखा है, ये त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या पृथ्वी की कम है विषुवत त्रिज्या के मुकाबले, तो जब यहाँ पर आर का मान कम आएगा तो जी का मान ज़्यादा आएगा, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास के मान को लगभग इस तरह मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण आर के बजाय डी से ज्ञात किया जाता है। तो जो त्वरण हमें अभी हम जी निकाल रहे हैं, जी का सूत्र अभी हमने बनाया, जी इज इक्वल टू जी एम बटा आर स्क्वायर। तो जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर है तो हमें आर लेना है, लेकिन अगर वस्तु सतह से बहुत अधिक दूर है, बहुत अधिक ऊपर है, तो ऐसे केस में हमें क्या लेना है, ये सूत्र ऐसे लेना है, जी गुणा एम बटा आर की जगह डी स्क्वायर लेना है, यानी पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी को लेना है, डी स्क्वायर लेना। अब जी के मान का परिकलन करते हैं कि जी का मान 9.8 कैसे आया, इसको मान करते हैं, इसको निकालते हैं। देखो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन करने के लिए हमें इस समीकरण, जो हमारा समीकरण है जी इज इक्वल टू जी एम बटा आर स्क्वायर, इसमें अगर हम जी का जो गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, इसका मान रखें अगर 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, एम कैपिटल एम बड़ा एम ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, और द्रव्यमान पृथ्वी का होता है 6 गुणा 10 की घात 24 किलो, अगर ये मान रखे, और आर त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर, अगर इन सब के मान को रखे तो हमें जी का मान आ जाएगा, और इनको रख के अगर हम कैलकुलेशन करें तो जी का मान कितना आएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जी के मान की गणना कर सकते हैं। भाई ये कर सकते हैं हम इस तरह से कि जी का सूत्र क्या है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी गुणा कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर, ये है। अब जी का मान रख दें यहाँ पर 6.67 गुणा 10 की घात -11, इसके साथ में अगर हम गुणा करेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की घात 24 और नीचे बटा आर स्क्वायर, 2 बार लिखना, 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर गुणा 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर, और इनको ऊपर नीचे घातों को काट के अगर सोल्व करेंगे ना तो लास्ट में आंसर आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। अब पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में अगर वस्तुओं की गति हो रही है तो उनकी गति के समीकरण क्या हो जाएंगे। भाई न्यूटन की गति के जो समीकरण है 3, उन समीकरण में हमें ए जो गुरुत्वीय त्वरण ए है उसकी जगह जी लेना है, गुरुत्वीय त्वरण जी। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में अगर वस्तुओं की गति हो रही है, अगर किसी वस्तु की गति पृथ्वी से की सतह से अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ फेंक रहे किसी वस्तु को, नीचे से हम अगर ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ से अगर हम वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे तो वो भी गुरुत्वीय बल के प्रभाव क्षेत्र में है, यानी गुरुत्वीय बल के विपरीत इसमें गति हो रही है, तो यहाँ पर भी जी काम करेगा, हालांकि जी यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। यानी ऊपर के केस में जब किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है, कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, तो हमें गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या लेना है, माइनस में लेना है, -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, पृथ्वी की सतह पर आ रही है, तो ऐसे केस में हमें क्या लेना है, जी का मान प्लस लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि दिशा, गति की दिशा बल की दिशा में, और बल गुरुत्वीय बल हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है, तो जो बल की दिशा और
गति की दिशा दोनों समान है, तो जी का मान हमें प्लस में लेना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बाकी गति के समीकरण वही है जो है वही, बस ए की जगह जी हो जाएगा। पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर ए की जगह जी हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। भाई v अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग u प्लस जी गुणा टी, यानी गुरुत्वीय त्वरण गुणा समय, इससे निकाल लेंगे। अगर इस सूत्र में हमें u, g और t का मान दे रखा है तो v का निकाल लेंगे, और अगर v, u और g का दे रखा है तो t का निकाल लेंगे। चार राशियां हैं, किसी भी तीन का मान दिया है तो चौथी का मान हम निकाल लेंगे। दूसरा समीकरण हमारा गति का जो है वो विस्थापन या दूरी निकालने के लिए, जैसे ऊपर अगर जा रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा ये निकालने के लिए, या नीचे से ऊपर आ रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी निकालने के लिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो a की जगह g हो जाएगा, तो यू टी प्लस हाफ 1/2 ए टी स्क्वायर की जगह जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र इस तरह से काम में लेना है। यू प्रारंभिक वेग, अगर मान लो प्रारंभिक वेग से कोई वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है, तो जब रिलीज किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, तो उस समय यू जीरो होगा, तो ऐसे केस में यहाँ जीरो आ जाएगा, तो जीरो गुणा टी जीरो, ये तो जीरो आ जाएगा। कितनी दूरी तय करेगी वो, मान लो कि ऊपर से छोड़ा गया तो कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पर आपको जी और टी का अगर मान दिया हुआ है तो आप विस्थापन कितनी हाइट है ये वो निकाल लेंगे, कितनी ऊंचाई से गिराई गई है वस्तु को वो निकाल सकते हैं। जी का मान हमें पता ही है। ऐसे केस में जब ऊपर से नीचे आएगा तो जी का मान प्लस लेना है, 9.8 गुणा टी स्क्वायर की 3 सेकंड में आ जाती है मान लो नीचे वस्तु, तो हम निकाल लेंगे कि कितनी उसने दूरी ये तय की है, यानी एच कितनी है, एस के बराबर एच हो जाएगी। इस तरह से तीसरा समीकरण हमारा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ भी हम इसको जी निकाल लेंगे अगर प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग निकालना हो। ठीक है, और यहाँ पर तो हमें क्या दे रखा होगा, ए दे रखा होगा, लेकिन यहाँ पर हमें टाइम दे रखा होगा। जब टाइम के साथ में वेग है प्रारंभिक अंतिम वेग तब ये सूत्र लगाना है, लेकिन जब विस्थापन के साथ में है तब ये वाला सूत्र लगेगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की जगह 2gs हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। किसी वस्तु का चंद्रमा पर कितना भार होता है, तो वेट ऑन मून, WM, या W का मतलब वेट है और स्मॉल m का मतलब मून है, तो वेट ऑन मून। तो देखो वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ की अगर हम बात करें तो वेट जो है, भार जो है ना, भार होता है किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर मैं यहाँ इसको WE लिखता हूँ, E यानी अर्थ, वेट ऑन अर्थ, तो वेट ऑन अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु पर भार कहलाता है। तो भार क्या हो गया, भार हो गया गुरुत्वाकर्षण बल Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स, भार। तो वेट ऑन अर्थ या पृथ्वी पर भार किसी वस्तु का क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है, m गुणा g, यानी उस वस्तु का द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। अब जैसे मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान, मान लो एक आदमी और उसका 50 किलो द्रव्यमान है, यानी उसका वजन 50 किलो है, तो वजन तो यहाँ 50 किलो आ गया, यानी द्रव्यमान जिसको हम कहते हैं 50 किलो गुणा 9.8 से गुणा कर दो इसको, तो ये उसका भार हो जाएगा न्यूटन में। भार क्या है, बल है, और बल की इकाई भार की इकाई हो जाएगी। बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, तो भार की इकाई भी न्यूटन हो जाएगी। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है। तो अब लगभग 9.8 है ना, इसको राउंड ऑफ करके 10 मान सकते हैं, तो 50 गुणा 10 यानी 500 न्यूटन, यानी उस पर कितना भार हो गया, 50 किलो वाले आदमी का पृथ्वी पर भार कितना हो गया, 500 न्यूटन। तो न्यूटन यानी वेट निकालने के लिए वेट का सूत्र यही बनेगा, जी भाई वेट बराबर क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई वेट क्या है, वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, यही तो होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। भाई गुरुत्वाकर्षण बल F जो है वो होता है g गुणा बड़ा m, यानी बड़े वाले ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान गुणा छोटे वाले का द्रव्यमान बटा d स्क्वायर, ये होता है। अब अगर हम पृथ्वी पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पर बड़ा m तो पृथ्वी का द्रव्यमान और छोटा m उसका द्रव्यमान, जिसका भार निकाल रहे हैं, उस पिंड का या उस पत्थर का या उस आदमी का, और दोनों के बीच की दूरी। पृथ्वी के केस में हम पृथ्वी की त्रिज्या r ले लेते हैं। अब अगर मून पे निकालना है, चंद्रमा पे वजन निकालना है, तो ये चीज़ें सारी आ जाएगी। भाई जी आ जाएगा, m कैपिटल M यानी मून का द्रव्यमान ये छोटा, और गुणा m उस व्यक्ति का या उस वस्तु का द्रव्यमान बटा r मून यानी पृथ्वी चंद्रमा की त्रिज्या। ये जब निकालते हैं ना तो ये पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का वेट का पृथ्वी पर जो वस्तु का भार है उसका 1/6 होता है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है, पृथ्वी पर जो भार है ना उसका 1/6। WE यानी वेट ऑन अर्थ, इसका कितना होता है 1/6 यानी बटा 6 कर दो। जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति का 60 किलो वजन है, 60 किलो वजन है, द्रव्यमान 60 kg है, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा 60/6 यानी 10 हो जाएगा, बटा 6 कर दो सीधा सीधा। अगर मान लो किसी का 600 न्यूटन भार है पृथ्वी पे, तो वहाँ जाते ही कितना रह जाएगा, चंद्रमा पर उसका भार कितना रह जाएगा 600 न्यूटन, यानी वेट ऑन अर्थ बटा 6 यानी 1/6, तो बटा 6 तो 6 गुणा 6 100 न्यूटन, तो वहाँ पर 100 न्यूटन हो जाएगा, 1/6 कम हो जाता है। तो वेट ऑन मून 1/6 गुणा वेट ऑन अर्थ,
पृथ्वी पर भार गुणा 1/6 चंद्रमा पर भार आ जाता है। अब द्रव्यमान और भार में अंतर को थोड़ा समझ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। देखो, किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ मैटर की जितनी मात्रा है, क्वांटिटी है, उसे उस वस्तु का द्रव्यमान या संहति कहते हैं। संहति या द्रव्यमान का मतलब है कि कितने पार्टिकल से मिलकर वो बना हुआ है, जितने मैटर से मिलकर वो बना हुआ है, उन मैटर की क्वांटिटी कितनी है, कितनी मात्रा है, जो मात्रा उसके अंदर है वो संहति, वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है वो उस वस्तु का बल वेट कहलाता है। यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु पर कितना है, F, वो बल जो है ना वो उसका भार है। द्रव्यमान तो सदैव फिक्स रहता है, नियत रहता है। भाई किसी वस्तु के अंदर पार्टिकल, जैसे एक आदमी में 50 किलो द्रव्यमान है, तो उसके अंदर की हार्ड मास जो भी है सारा कंटेंट मटेरियल, वो हमेशा, चाहे उस आदमी को आप कहीं ले जाओ, उपग्रह पे ले जाओ, चंद्रमा पे कहीं ले जाओ, वो सब साथ ही जाएगा, सारे हार्ड मास, हड्डियां वड्डियां, तो वो तो द्रव्यमान तो सब जगह सेम रहना है। लेकिन जब द्रव्यमान को आप गुणा करते हो गुरुत्वीय त्वरण से, m गुणा g करते हो, तो ये उसका भार है। अब g का मान अलग अलग होता है, ध्रुवों पर अलग होता है। ध्रुवों पर g का मान जो होता है वो अधिक होता है, तो पृथ्वी आदमी का भार वहाँ पर अधिक आ जाएगा। अब इस g का मान वहाँ पर कम होता है चंद्रमा पर, तो वहाँ पर उसका भार कम हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर भार जो है वो 1/6 ही रह जाता है वहाँ पर पृथ्वी का, तो वहाँ पर कम हो जाएगा। अब द्रव्यमान तो सदैव फिक्स रहता है, लेकिन भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, g पर निर्भर करता है। तो जहाँ g का मान अलग अलग है तो भार का मान भी अलग अलग हो जाएगा। इसी कारण परिवर्तन नहीं होता है। तो एक ही वस्तु का भार पृथ्वी पर भी विभिन्न स्थानों पर भिन्न हो सकता है और दूसरे ग्रह उपग्रहों पर ले जाने पर तो निश्चय बदल जाएगा। यदि भार हम किसी पिंड जिसका भार पृथ्वी पर 6 किलोग्राम है, यानी 6 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उसको लेकर अगर हम चंद्रमा पर जाए तो वहाँ उसका भार घटकर 1 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि वेट ऑन मून, वेट चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होता है, 1/6 गुणा पृथ्वी पर द्रव्यमान। अब पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है इसका, 6, ठीक है, तो 6 गुणा 6 यानी 1, तो 1 गुणा 1 बराबर 1। तो वेट ऑन मून, चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का केवल 1/6 ही होता है। 9.8 जो पृथ्वी पर है ना गुरुत्वीय त्वरण, इसका 1/6 होता है, 9.8 गुणा 1/6 इतना ही होता है वहाँ गुरुत्वीय त्वरण। तो भार वेट बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर तो हम उसको 9.8 से गुणा करेंगे और वहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 9.8 के 1/6 यानी 9.8 गुणा 1/6 से गुणा करेंगे। स्विंग यहाँ से थोड़ा, हालांकि इससे रिलेटेड लिए, लेकिन थोड़ा सा इससे से रिलेटेड टॉपिक है तो आपको बताता हूँ कि स्विंग मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम होता है m गुणा v, ये याद रखना, ठीक है। मोमेंटम, संवेग जो होता है वो द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो संवेग किसी वस्तु में किसी वस्तु पर बल आरोपित करने की क्षमता है, एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करने की क्षमता है। अगर ये इस पर टकराएगी तो कितना बल इस पर आरोपित कर रहे हैं वो इसकी क्षमता, इसका संवेग है। और संवेग हमेशा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। अगर वो रेस्ट में है, 0 है, अगर उसका वेग v 0 है तो उसका संवेग भी 0 हो जाएगा। अगर मान लो एक ट्रक है और वो रेस्ट में पड़ी है, स्थिर अवस्था में है, तो उसका संवेग यानी उससे टक्कर होने पर कितना बल वो आरोपित करेगी, 0, क्योंकि वेग 0 है। लेकिन अगर ट्रक का वजन 5 टन है यहाँ पर, और अगर वो द्रव्यमान वेग उसका 1 मीटर प्रति सेकंड भी है, तो वो लगभग कितना, 5 टन गुणा 1 मीटर प्रति सेकंड, आप देख लो कितना न्यूटन आ जाएगा, है ना, इतना बल वो आरोपित कर सकते हैं। तो किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करने की क्षमता उस वस्तु का संवेग कहलाती है, जो वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर m गुणा v, द्रव्यमान गुणा वेग। ये वस्तु के वेग के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए ये भी सदिश राशि है, P से निर्देशित करते हैं और ये सदिश है, वेग सदिश है तो संवेग भी सदिश हो जाएगा। तो ये तो हुई संवेग की बात। अब हम बात करते हैं केपलर के ग्रहों की गति के नियम। देखो, केपलर ने न्यूटन से पहले ग्रहों की गति के बारे में कुछ रिसर्च की, अपनी गणनाएं की, और उसने फिर जो भी कैलकुलेशन किया, समझा, करा, उसके आधार पर उसने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए। केपलर, जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम व्युत्पन्न किए, जिन्हें केपलर के नियम कहा जाता है। और ये नियम इस प्रकार है। ये नियम क्या है कि पहला नियम देखो, पढ़ते हैं। सबसे पहला नियम इसका ये है कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है, एक दीर्घवृत्त होती है, मतलब बिल्कुल ऐसे सीधा गोला नहीं, दीर्घवृत्त होती है, इस तरह से होती है, जैसे पृथ्वी की कक्षा इस तरह से। तो प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है। यानी सूर्य की स्थिति कहाँ होती है, सूर्य की स्थिति इस दीर्घवृत्त के फोकस पर होती है। जैसे मान लो हम बात करते हैं इसको, इस चित्र में, जैसे जो साथ में आपको चित्र दिखाया है, इस चित्र में आप समझो, इसके हिसाब से यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति है वो ओ पर सूर्य की स्थिति है, और ये जो पूरा गोला आप देख रहे हो ये दीर्घवृत्त है। तो हर ग्रह की कक्षा है वो दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त में एक फोकस पर होता है, ठीक है।
जैसे इस चित्र में दिखाया हुआ है ओ सूर्य की स्थिति, ये पहला नियम है। तो पहला नियम क्या हो गया कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त होती है और सूर्य की स्थिति इस दीर्घवृत्त में फोकस पर होती है। अगला प्रश्न, अगला जो दूसरा नियम इसका है ना वो देखते हैं। दूसरा नियम क्या है इसका? तो दूसरा नियम ये है कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा, सूर्य और उस ग्रह को मिलाने वाली रेखा, जैसे ग्रह की पोजीशन सी डी बी ए कहीं पर भी हो सकती है, तो इसको मिलाने वाली रेखा यानी डी से ओ डी ओ हो गई, या सी ओ हो गई, या बी ओ हो गई, या ए ओ हो गई। तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि ए से बी तक गति करने में लगा समय सी से डी तक गति करने में लगे समय के बराबर हो, यानी ये दोनों रेखाएं अगर बराबर है, यानी सी से डी में जाने में भी उतना ही समय लग रहा है उस ग्रह को जितना ए से बी में जाने में, तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी क्षेत्रफल जो ओ ए बी का होगा वो ओ सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, आप चित्र में देखो दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। कौन कौन से? ओ सी और डी से जो क्षेत्रफल बन रहा है वो किसके बराबर होगा? ओ ए और बी से जो क्षेत्रफल बन रहा है इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? दूसरे नियम के अनुसार कि अगर सी से डी तक जाने में भी उतना ही समय लग रहा है जितना ए से बी तक जाने में लग रहा है, तो समान समय में समान दूरी तय करता है। यानी सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा जो है वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसलिए तो पहला नियम क्या हो गया कि प्रत्येक ग्रह की एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है और सूर्य उस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के फोकस पर होता है। दूसरा नियम क्या है केपलर का कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा, जो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। जैसे घड़ी की सुइयां समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, उसी तरह से ये भी समान समय में, ये जो रेखा है जो सूर्य से उस ग्रह को मिलाएगी, ये भी समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगी। और तीसरा इसका नियम है कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का घन उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमण काल टी के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी किसी ग्रह की औसत दूरी का घन, मान लो कि सूर्य यहाँ है और सूर्य से ये यहाँ पर है पिंड या ग्रह जो है वो यहाँ पर है, तो सूर्य से इसकी औसत दूरी, अब ये क्योंकि दीर्घवृत्ताकार कक्षा है तो कभी थोड़ा ज़्यादा पास में रहेगा कभी थोड़ा दूर रहेगा, तो औसत दूरी हम ले लेते हैं। मान लो कि औसत दूरी r है, तो इस औसत दूरी का घन यानी r क्यूब r की घात 3, ये क्या होगा? औसत दूरी का घन उस ग्रह की सूर्य के परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होगा। यानी r क्यूब किसके समानुपाती होगा? इसके परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होगा। r क्यूब समानुपाती टी स्क्वायर होगा, r क्यूब समानुपाती टी स्क्वायर होगा। तो अगर इन दोनों को हम बटा में लेंगे तो ये हमेशा एक स्थिरांक आएगा, यानी r क्यूब बटा टी स्क्वायर हमेशा क्या होगा? एक नियतांक होगा, एक स्थिरांक होगा, इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, एक नियतांक होगा। ठीक है, आर क्यूब बटा टी स्क्वायर हमेशा एक स्थिरांक होगा। तो 3 नियम हो गए। पहला नियम क्या हो गया? पहला नियम ये हो गया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, यानी प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है। दूसरा नियम क्या है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा नियम क्या है कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी जो r है उसका घन, r का घन हमेशा समानुपाती होता है किसका? उसके परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी r क्यूब बटा टी स्क्वायर हमेशा एक स्थिरांक आएगा। ये 3 इसके नियम है, याद रखना इनको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लावन या फ्लोटेशन की। देखो, द्रव का उत्क्षेप या उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? उत्प्लावन बल अपथ्रस्ट और बायोवेंट फोर्स ऑफ ए लिक्विड। जब भी किसी ठोस को आंशिक या पूर्ण रूप से जल में या किसी अन्य द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर उस द्रव के द्वारा एक ऊपर की तरफ बल लगता है जिसको हम उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल या अपथ्रस्ट या बायोवेंट फोर्स कहते हैं। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है आंशिक या पूर्ण रूप से, तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। जैसे हम बाल्टी को खींचते हैं तो जब तक बाल्टी होद में रहती है, होद के अंदर डूबी रहती है पानी के अंदर, तब तक वो हमको हल्की लगती है, और जैसे ही पानी से बाहर आती है वो भारी। तो पानी के अंदर उसके भार में जो कमी प्रतीत होती है वो इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि उस पर पानी के द्वारा ऊपर की तरफ एक बल लगाया जा रहा है जिसको हम उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट कहेंगे। भार में ये आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर, द्रव द्वारा, पानी के द्वारा या जो भी द्रव है, वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है। तो इस बल को उत्प्लावन बल, बायोवेंट फोर्स या उत्क्षेप, अपथ्रस्ट कहते हैं। तो अपथ्रस्ट, उत्क्षेप या उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? कि द्रव के द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की दिशा में लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्क्षेप बल कहता है। उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। ये जो उत्क्षेप बल है वो हमेशा कहाँ पर काम करता है? ये वस्तु है और ये लिक्विड है, तो इसने जैसे मान लो जो बल, जो द्रव हटाया है ना, ये जो द्रव हटा है यहाँ से, तो उस द्रव के गुरुत्व केंद्र पर, उसके गुरुत्व केंद्र पर ये हमेशा काम करेगा। जैसे अगर प्लास्टिक की खाली बोतल को अगर उसका कैप बंद करके, ढक्कन बंद करके अगर टब में डुबाए, नीचे तक ले जाके पेंदे पर डुबाए, तो भी वो बाउंस बैक करती है, एकदम से उछाल मार के बाहर की तरफ आ जाती है। ये उत्प्लावन बल की वजह से। जिसे उत्प्लावन के अंदर कहते हैं, जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था और एक सिद्धांत दिया था जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत, ठीक है। आर्किमिडीज ने यूरेका यूरेका चिल्लाया था
जब ये डिस्कवर हुआ था वो नहाने के लिए बाथरूम में जा रहा था और जैसे ही उसने नहाने के लिए जो पानी भरा हुआ टब था उस टब में अपने पैर रखे और पैर जब छलक के पानी जब बाहर आया तो ये सिद्धांत के बारे में खोज कर रहा था। जैसे उसको एकदम से आइडिया आया मिला उसका उत्तर, तो वो कहते हैं कि बाथरूम से ही सड़क पर बाहर चिल्लाते हुए भागा था, आधा नंगा ही। यूरेका यूरेका यूरेका, मैंने खोज लिया। यूरेका जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है डिस्कवर्ड। तो इस ज्ञान का उपयोग फिर उन्होंने राजा के मुकुट में जो सोने की शुद्धता थी उसको मापने के लिए किया और बहुत सारी यांत्रिकी और ज्यामिति के उसने बहुत सारे इस तरह से कार्य, जैसे उत्तोलक है, घिरनी, पहिया और धुरी के विषय में बहुत सारी चीज़ें उसने बताई। और ग्रीक सेना को बहुत सहायता मिली इससे, तो रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में इस ग्रीक सेना की हेल्प हुई इस वजह से। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि जब कोई वस्तु किसी दरों में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आती है, और भार में ये जो कमी है वो वस्तु द्वारा हटाए गए दरों के भार के बराबर होती है। जैसे इसको समझने के लिए हम ये करते हैं कि जैसे मान लो हम एक पत्थर बांधते हैं और उस पर डोरी बांधते हैं, ये इलास्टिक है, ठीक है, प्रत्यास्थ डोरी है। तो जैसे पत्थर बांधते हैं इस डोरी में जो है इलोंगेशन होता है, यानी इसमें वृद्धि होती है, डोरी की लंबाई में वृद्धि होती है। जैसे मान लो ये डोरी की लंबाई में वजन लटकाने के बाद में, पहले डोरी इतनी थी लेकिन वजन लटकाने के बाद इतनी लंबी हो गई है। अब इसको उठा के अगर हम किसी पानी से भरे हुए बीकर में डालते हैं, बीकर में ले जाते हैं इसको, ये पानी से भरा हुआ बीकर है और इसको यहाँ पर लेके जाते हैं ना, तो इसको जब डुबाएंगे ना तो इस डोरी की लंबाई में, यानी जो इसकी प्रत्यास्थता थी, यानी ये जो लंबाई में वृद्धि होती है, इसमें कमी नजर आएगी। तो कमी क्यों नजर आती है? क्योंकि इस पर पानी के द्वारा ऊपर की तरफ एक बल लगाया जा रहा है, तो इस बल की वजह से ये हल्कापन हो जाता है, ये हल्का महसूस करते हैं हम इसको। तो कितना बल इसके द्वारा लगाया जाएगा, कितनी हल्की होगी, यानी कितनी भार में कमी कितनी महसूस होगी, आभासी कमी कितनी महसूस होगी भार में। जैसे मान लो कितनी कमी होगी, तो जितना ये द्रव को यहाँ से हटाएगा उतनी कमी महसूस होगी। यानी जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी आंशिक रूप से डुबो जाती है ना, तो उस वस्तु के भार में कमी आती है, और वो कितनी कमी आएगी, जितना वो द्रव को हटाएगी उतनी कमी आएगी। अब अगर वो उसने इतना द्रव हटा दिया जितना उसका खुद का भार है, इतना हटा दिया या इससे ज़्यादा हटा दिया तो वो तैरती है, और इससे अगर कम घटाया तो वो डूबती है, घनत्व जिसको हम कहते हैं। तो ये आगे हम बात करेंगे। अब किसी द्रव का अगर हम आपेक्षिक घनत्व निकालें तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो आपेक्षिक घनत्व एक शुद्ध संख्या है, यानी एक अनुपात है, तो इसके कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि वस्तु का घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। भाई द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम घनत्व कहते हैं। डेंसिटी D इज इक्वल टू m/v, मास पर वेलोसिटी। तो प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। अब आपेक्षिक घनत्व हम दो घनत्व की तुलना करें, यानी वस्तु के घनत्व की पानी के घनत्व के साथ तुलना कर रहे हैं। तो वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व क्या हो जाएगा? आपेक्षिक घनत्व। तो ऊपर घनत्व का मात्रक नीचे घनत्व के मात्रक आपस में कट जाएंगे। कर लेते हैं पल वन की, कि फ्लोटेशन, जब फ्लोटेशन वाली जो कंडीशन होती है उसमें देखो तीन कंडीशन बनती है। जब कोई वस्तु को अगर हम किसी द्रव में डुबाते हैं, तो जैसा ये चित्र है इसके हिसाब से तीन कंडीशन बन सकती है। और तीन कंडीशन क्या हो सकती है? देखो सबसे पहले इसको समझते हैं कि वस्तु को जब हम द्रव में डुबाते हैं तो उस पर दो बल काम करते हैं। एक तो वस्तु का भार, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जो उस वस्तु पर नीचे की तरफ लगता है, और एक उत्प्लावन बल, बायोंट फोर्स, बड़ा वाला W, जो वस्तु पर ऊपर की ओर लगता है। अब यहाँ पर तीन सिचुएशन बन सकती है। तीन सिचुएशन क्या बन सकती है? देखो इन तीनों सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि तीन सिचुएशन क्या बनती है। कि अगर मान लो ये एक पानी का टब है और इसमें हम किसी वस्तु को डुबा रहे हैं, ठीक है, ये वस्तु है, इसको हमने यहाँ पर पानी के अंदर डुबाया। अब इस पर एक तो नीचे की तरफ काम करेगा भार, नीचे की तरफ जो काम करेगा वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ये छोटा वाला W है, और ऊपर की तरफ पानी इस पर जो लगाएगा वो होगा अपथ्रस्ट फोर्स, यानी बायोंट फोर्स, उत्प्लावन बल, इसको हमने बड़े वाला W से लिखा है। अब अगर तीन सिचुएशन है कि जब W बड़ा हो और ये वाला ज़्यादा हो, छोटा वाला W ज़्यादा हो। छोटा वाला W क्या माना हमने? छोटा वाला W को हमने माना इसका गुरुत्वाकर्षण बल, ये छोटा वाला W, और ऊपर की तरफ जो है ये बड़ा वाला W हमने मान लिया। तो अगर ये वाला कम, ये वाला ज़्यादा है ना, नीचे वाला, यानी गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है, पृथ्वी का इसका वस्तु का भार अधिक है, उत्प्लावन बल इस पर कम है, तो ये वस्तु नीचे की तरफ जाएगी और डूब जाएगी। अगर ये दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर रहेंगे, यानी जितना इसका भार है, जितना इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है, उतना ही इस पर उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो दोनों बल संतुलित हो जाएंगे। तो नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो रहेगा वो जीरो रहेगा, तुल्य बल जीरो रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये यहाँ पर क्या रहेगी? इसकी सरफेस की सतह के जस्ट नीचे यहाँ पर तैरती रहेगी। और अगर इस बल का मान, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की बजाय उत्प्लावन बल का मान अधिक है, अगर उत्प्लावन बल W का मान अगर अधिक है छोटे वाले W से, तो ये वस्तु यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकली हुई रहेगी सतह से ऊपर, और यहाँ तैरती रहेगी। ये तीन सिचुएशन है, ठीक है। तो ये जो चित्र देख रहे हो आप साइड में, इस चित्र के हिसाब से हम इसको समझते तीनों सिचुएशन को। देखो क्या है ये, इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर मान लो वस्तु पर दो बल लग रहे हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भार वस्तु का है ना, वो छोटा W से हम लिख रहे हैं, वो नीचे की तरफ है, भार गुरुत्वाकर्षण बल,
और उत्प्लवन बल बड़ा वाला W और ये ऊपर की तरफ है। तो अगर भार ज़्यादा है, छोटा W मतलब भार ज़्यादा है, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है, तो वस्तु का भार ज़्यादा होगा। अगर उत्प्लवन बल से तो वो क्या होगा, इस अवस्था में वस्तु द्रव में डूब जाएगी, भार ज़्यादा है, नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल। अब अगर दोनों बराबर है, भार भी उतना ही जितना उसके ऊपर उत्प्लवन बल लग रहा है, तो दोनों बराबर है, तो क्या होगा कि उत्क्षेप बल और ये भार दोनों बराबर है, तो वस्तु पर परिणामी बल यानी W माइनस W 0 होगा। इस स्थिति में वस्तु ठीक द्रव की सतह के नीचे तैरती रहेगी। यानी जो आप चित्र देख रहे हो इसके हिसाब से ये सिचुएशन जो है ना, ये वाली ठीक सतह के नीचे तैरती रहेगी। सेकंड सिचुएशन जो बीच वाली है, ये वाली सिचुएशन की वस्तु नीचे की तरफ तैरती रहेगी। और तीसरी कंडीशन की बात करते हैं कि जब वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी उसका भार से अधिक उस पर उत्प्लवन बल का मान, बड़े वाले W उत्प्लवन बल का मान अधिक है, तो तीसरी वाली कंडीशन जो लास्ट वाली सिचुएशन आप देख रहे हो इस चित्र में, ये वाली सिचुएशन होगी। यानी वस्तु का भार की बजाय उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल अगर अधिक है तो इस स्थिति में परिणामी बल ऊपर की तरफ लगेगा। भाई ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है बड़े वाला W वो अधिक है, तो वस्तु ऊपर रहेगी, यानी सतह से थोड़ी बाहर निकली हुई रहेगी, पानी की सतह से थोड़ी सी बाहर निकली हुई रहेगी, है ना। तो कुछ भाग द्रव के ऊपर रहेगा और वस्तु द्रव में तैरती रहेगी। ऐसी अवस्था में वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है। जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है तो वस्तु ऊपर की ओर तैरेगी। अगर दोनों का घनत्व बराबर रहेगा तो वस्तु तैरेगी, लेकिन ऊपर सतह पे नहीं, सतह से थोड़ी नीचे, बीच वाली सिचुएशन जो है। और जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी, नीचे पेंदे पे रहेगी, जैसा सिचुएशन फर्स्ट इस चित्र में। तो इस चित्र के आधार पर भी तीनों प्रश्न बन सकते हैं कि ऐसा चित्र देके प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये सिचुएशन है, बताओ घनत्व कितना है, या उत्प्लवन बल कितना है उस पर, या भार कितना है, इस तरह से। तो उसको आपको ध्यान से समझना है। जैसे जब बर्फ जल में तैरती है तो इसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। अतः बर्फ का घनत्व 0.9, जितना अंदर रहता है वो 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्योंकि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसके 9 भाग अंदर, 1 भाग बाहर है, तो 0.9 हो गया। 1 भाग बाहर है ना, तो 0.9 कम है, बर्फ का घनत्व कम है। और वैसे शुद्ध जल का घनत्व अगर हम ग्राम में नहीं लेके किलोग्राम में ले द्रव्यमान, तो 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। और अगर ग्राम और सेंटीमीटर ले तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और अगर किलोग्राम ले तो 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये शुद्ध जल का घनत्व होता है। और बर्फ का घनत्व कितना होता है, 0.9, और अगर किलोग्राम में ले लेंगे तो 0.9 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इस सिद्धांत का, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। 2 इंस्ट्रूमेंट है, 2 यंत्र, एक तो दुग्धमापी इलेक्ट्रोमीटर और एक हाइड्रोमीटर, जिससे हम तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। ये दोनों पलवन के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो इसी सिद्धांत पर अशुद्ध दूध में से दुग्धमापी को डुबाकर दूध में मिश्रित जल का प्रतिशत मात्रा ज्ञात की जाती है इलेक्ट्रोमीटर से। इलेक्ट्रोमीटर से दुग्धमापी से कि इसमें फैट कितनी है, दूध की शुद्धता की जांच करते हैं, कितना पानी इसमें मिलाया हुआ है। तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इसी सिद्धांत पे काम करता है, आर्किमिडीज के प्लावन वाले सिद्धांत पे। और हाइड्रोमीटर, जिससे हम तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापते हैं, तो ये भी प्लवन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। तैरने के नियम भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं।